नमस्कार सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और हम आज जो वीडियो लेकर आए हैं, आपको पहले जो टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, उन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों ने आपने टेस्ट दिया भी है, कुछ ने टेस्ट दिया नहीं, तो वो उनके लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि 6 जून 2020 को अपने जो आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का महामेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का पहला जो पेपर लिया था, उससे संबंधित 30 प्रश्न जो हैं उनकी अपन एक एक करके व्याख्या करते हैं सभी विकल्पों के साथ में। तो मापन, आकलन, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण और आरटी 2009, इन सभी टॉपिकों से संबंधित मिश्रित प्रश्न हैं जो इस टेस्ट के अंदर आपसे पूछे गए थे। शिक्षा, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित इन प्रश्नों की एक एक करके अपन व्याख्या कर रहे हैं। एक एक प्रश्न को पहली नज़र से देखिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न जो है वो है कि शिक्षक निर्मित परीक्षण। तो आपने डगलस और हॉलैंड पढ़ा था, 2 प्रकार के उपलब्धि परीक्षण बताए हैं डगलस और हॉलैंड ने। एक तो बताया है परमापीकृत और एक बताया था शिक्षक निर्मित। तो डगलस और हॉलैंड का जो ये वर्गीकरण था, इसी में से प्रश्न पूछा गया है ये कि शिक्षक निर्मित परीक्षण है, उस पर कौन सी बात सही लागू होती है। पहला है किसी प्रकार के मानक ज्ञात नहीं होते, क्योंकि अपन सब जानते हैं परमापीकृत परीक्षण जो होता है ना, वो तो मानकों पर आधारित होता है। आपने ही पढ़ा था कि इसके जो मानक होते हैं वो पहले से निर्धारित होते हैं। प्रश्न पत्र का आकार, प्रश्नों की संख्या, मूल्यांकन का तरीका, परीक्षा की विधि, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये पहले से ही निर्धारित होती हैं। और शिक्षक निर्मित परीक्षण जो होते हैं ना, उनके लिए ये निर्धारित होना जरूरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए, मात्र वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है। शिक्षक निर्मित परीक्षण ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं या फिर सब्जेक्टिव भी, आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं। इसका मतलब सब्जेक्टिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव है, तो ये तो अधूरी बात है। और विभिन्न समूहों के मानक ज्ञात होते हैं। विभिन्न समूहों के मानक ज्ञात होने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर कट जाते हैं और जो सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन है कि इसके कोई मानक ज्ञात नहीं होते, यानी इसके मानक न तो निर्धारित होते हैं, इससे न मानक ज्ञात किए जा सकते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए आगे। दूसरा प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षणों की विशेषताएं। जी, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। आपने जो उपलब्धि परीक्षण पढ़ा था उसमें लिखित परीक्षाओं के जो प्रकार पढ़े थे, उनमें अपन ने 2 प्रकार पढ़े थे, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। तो वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक दोनों के गुण दोष आपको बताए थे, उस समय इन बातों पर चर्चा हुई थी। पहला ऑप्शन दिखा है, विशेषता पूछिए कौन सी है। निबंधात्मक परीक्षणों से अभिव्यक्ति है, ये उनकी विशेषता है, यानी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि इसमें भाषा अभिव्यक्ति है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सुलेख ये भी होता है, क्योंकि अपन सब जानते हैं निबंधात्मक परीक्षाओं में जिनका लेखन अच्छा होता है उनके लिए बढ़िया बनी जाती है। तो सुलेख भी अच्छी चीज़ है, हैंड राइटिंग वगैरह है उसमें सुधार भी होता है इससे। और भाषा का प्रयोग, इसमें मुख्य रूप से भाषा का प्रयोग होता है। जबकि अपन सब जानते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, विशेष रूप से मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं, उनमें तो अपन सिर्फ क्या है कि उत्तर के आगे सिर्फ टिक मार्क्स करते हैं या फिर गोले को काला करते हैं, इसलिए वहाँ पर भाषा की कोई उपयोगिता नहीं है। तो देखो ये तीनों ही, अभिव्यक्ति भी सुधरती है, लेखन में भी सुधार होता है और भाषा भी प्रयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें अपन सभी उत्तर सही मानेंगे और सबसे सही उत्तर जो है वो इसका होगा 4 नंबर। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न अपन ने देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए आगे। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार का मूल्यांकन पठन की कमियों का पता लगाने में प्रयुक्त होता है। हाँ जी, यानी रीडिंग संबंधी, पढ़ने संबंधी जो कमियां होती हैं, उन कमियों का पता लगाने के लिए कौन सा जो परीक्षण है वो ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो देखिए पहला लिखा है रचनात्मक, इसको निर्माणात्मक भी कहते हैं, रचनात्मक कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। हाँ जी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये असंरचनात्मक यानी नॉन फॉर्मेटिव। नैदानिक का मतलब ये डायग्नोस्टिक हो गया, और ये हो गया कम्युलेटिव, योगात्मक। तो देखो अपन ने पढ़ा था सीसी के अंदर भी ये दोनों प्रकार के चलते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो ये समेटिव असेसमेंट है। योगात्मक जो परीक्षण होते हैं ये तो अपन सब जानते हैं कब प्रयुक्त होते हैं, एक एक बिंदु को देख लेते हैं। रचनात्मक तो क्या कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छोटी छोटी अवधियों के बाद में आयोजित होते हैं। असंरचनात्मक इस प्रकार का कोई होता ही नहीं है, ठीक है।
इसके अलावा नैदानिक, नैदानिक का मतलब होता है वो परीक्षण जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या किसी प्रकार की जो शिक्षण संबंधी प्रक्रिया होती है ना, उसके अंतर कोई कमी बाधा उसका पता लगाना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, नैदानिक। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो नैदानिक परीक्षण होगा जी। 3 नंबर एकदम सही जवाब है, क्योंकि देखो पठन की कमियों का पता लगाना, मैंने आपको निदान का अर्थ बताया था कि निदान का मतलब क्या होता है। निदान के अंदर आपको 3 बात बताई थी कि निदान में पहली चीज़ तो क्या है, डायग्नोस जो चीज़ होती है, पहला है कि बाधा या कठिनाई, बाधा या कठिनाई या समस्या क्या है, पहले तो इस बात का पता लगे। दूसरा क्यों है, क्यों है यानी उसका कारण क्या है। और तीसरा उसको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, उपाय क्या है, यस उपाय क्या है। इन तीनों प्रश्नों का जवाब किस में मिलता है, नैदानिक परीक्षण में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, निदान में बाधा क्या है बच्चे के, बाधा के कारण क्या है और बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है, इन तीनों बातों का जवाब अपने को किस में मिलता है, नैदानिक परीक्षण में मिलता है। और जब आपको इन सब चीज़ों का पता चल जाए, उसके बाद में समस्या को व्यवहारिक रूप से, बाधा को व्यवहारिक रूप से दूर करने के लिए आप जो प्रोग्राम बनाते हो उसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण, जिसको अंग्रेजी में वर्ड आता है रिमीडियल टीचिंग। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए। ये प्रक्रिया है, क्या प्राप्त किए हैं, अंक। देखो यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन को आपको मैंने इस प्रकार के व्रतों से बताया था कि मूल्यांकन एक बड़ी प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, कॉम्प्रहेंसिव है। इसी मूल्यांकन के अंदर मापन है, मापन करने के जो तरह तरह के तरीके हैं, जिसमें किसी प्रकार का परीक्षण आ सकता है या कोई उपलब्धि परीक्षण आ सकता है, ये भी इसी का पार्ट है। यानी मापन करने के लिए देखो मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां, उनमें एक मापन है। मापन में ही एक विधि परीक्षण हो गया, उपलब्धि परीक्षण हो गया। इसके अलावा अपन मूल्यांकन करने के लिए साक्षात्कार का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, अवलोकन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मूल्यांकन में तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि 70 अंक प्राप्त किए, तो यहाँ मापन और मूल्यांकन में आपने अंतर देखा था इन दोनों में, कि मापन को हमेशा किससे व्यक्त करते हैं, प्राप्तांक जी, प्रतिशत, प्रतिशत और औसत। मापन हमेशा अंकों में व्यक्त होता है, प्राप्तांक में, प्रतिशत में और औसत में। ये क्या है, ये प्राप्तांक है। तो सीधा सीधा उत्तर क्या होगा, मापन होगा। जबकि मूल्यांकन को जब अपन व्यक्त करते हैं तो इसमें क्या होती है, इसमें या तो अपन करते हैं ग्रेडिंग, क्योंकि ये गुणात्मकता का प्रतीक है, या फिर श्रेणी निर्धारण करते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, इस प्रकार से। तो इसका जो सही जवाब है वो 2 होगा, क्योंकि सीधा सीधा है कि 100 में से 70 आए तो अंक आए, तो अंक पूछे तो प्राप्तांक अपन सब जानते हैं किसका सूचक होता है, मापक का। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर 4 प्रश्न देख लिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बच्चों की कौन सी योग्यता की जांच होती है, यानी कौन सी योग्यता का आकलन होता है, सही उत्तर का निर्माण करने की। तो अपन सब जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस में बच्चा उत्तर का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि वहाँ निर्माण करने की प्रोसेस नहीं होती है। अपन सब जानते हैं कि निर्माण की प्रक्रिया वहाँ नहीं होती है, इसलिए ये भी क्या है, इस गलत जवाब होगा। इसके बाद में देखिए, सही उत्तर की व्याख्या करने का जो काम होता है मल्टीपल चॉइस में नहीं होता है, वो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर वर्णन करते हैं अपन 20 शब्दों में, या तो लघुत्रात्मक प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, या निबंधात्मक प्रश्न है, उनमें करते हैं। इसलिए ये भी इसका गलत जवाब होगा, यानी इसको भी अपन गलत जवाब मानेंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही उत्तर की पहचान करना, और चौथा है सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करना। तो यहाँ जो सही जवाब होगा ना, प्रत्यास्मरण का मतलब रिकॉलिंग करने से है, लेकिन यहाँ रिकॉलिंग बेस पर तो है, लेकिन यहाँ पर जो इसका सबसे प्रॉपर उत्तर है वो होगा सही उत्तर की पहचान करना। क्योंकि अपन सब जानते हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके अंदर प्रश्न और उत्तर सामने होता है,
बच्चे के सामने होता है, बच्चे को क्या करना पड़ता है, प्रश्न को पढ़ने के बाद में, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में उसको उत्तर की क्या करनी पड़ती है, पहचान करनी पड़ती है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सही उत्तर होगा इसका 3 नंबर। जी 3 नंबर जो सही है, यानी उत्तर की पहचान करने में ये प्रश्न बच्चे की मदद करते हैं, उसकी पहचान करने की कैपेसिटी है उसकी जांच करते हैं। अब आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखिए। छठा क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नियम बनाने की शक्ति पूछ रहा है। तो नियम बनाने की शक्ति पूछ रहा है तो यहाँ आपको एक एक चीज़ देखनी है। सबसे पहले धारा 38 दे रखी है, धारा 35, 39 और 37। आप सबको बताया था कि आरटी आपको पढ़ाया था, तो बताया था कि आरटी के अंदर अपन सब जानते हैं, आरटी 2009 जो कानून है उसके अंदर अध्याय तो कितने हैं, 7 और धाराएं कितनी हैं, 38। टोटल धाराएं कितनी हैं, 38। तो एक उत्तर तो ऐसे ही कट गया क्योंकि 39 है नहीं। अब 35, 37, तो धारा 35 और 37 में राज्य सरकार या समुचित सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार है कि वो निर्देश जारी कर सकती है बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में। धारा 37 है, वो ये कहते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय सरकार अधिकारी और एसएमसी के ऊपर गुड फेथ की स्थिति में वाद दायर नहीं कर सकते, आप मुकदमा दायर नहीं हो सकता, वाद दायर नहीं करने की बात कही गई है। तो इसका मतलब 35 भी नहीं है और 37 भी नहीं है, तो धारा 38 है। तो इसका सही जवाब जो है वो होगा धारा 38। जी लास्ट जो धारा है ना, इसके अंदर सभी सरकारों को इस कानून को क्रियान्वित करने के निर्देश किए। विशेष रूप से जो राज्य सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं, विशेष रूप से राज्य सरकार हैं, वो क्या कर सकती हैं, आरटी 2009 को अपने राज्य में क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती हैं। जैसे विद्यालय के मापदंड संबंधी नियम है, विद्यालय की दूरी संबंधी है। केंद्रीय निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इसकी क्रियान्विति के लिए विभिन्न प्रकार के नियम, मापदंड वगैरह निर्धारित करने का अधिकार है, वो राज्यों को कौन सी धारा देती है, 38 देती है। तो इसका सही जवाब होगा धारा 38। इसके बाद में आगे बढ़िए, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, आरटी 2009 की मुख्य धाराओं को सुमेलित कीजिए। यानी ये जो धाराएं हैं इनको सुमेलित कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, आपको पता होगा। स्कूल व्याख्याता की परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया था जिसमें धाराएं थी, सामने प्रोविजन थे, उनको आपस में मिलाना था। वैसा ही प्रश्न है। धारा 21 आप सब जानते हो, इस धारा के अंदर एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रोविजन है। तो धारा 21 में तो आ जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, शाला प्रबंधन समिति का 15 सदस्यीय स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसका प्रोविजन है, वो पूरे देश के सभी कुछ प्राथमिक विद्यालय हैं उनके लिए किया गया है। धारा 3 है, धारा 3 आप सब जानते हो, आरटी की धारा 3 में आप लिखा था कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को अपने निकटतम विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार है। तो अधिकार कौन से में है, निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो 3 में क्या हो जाएगा, धारा 3 में तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। धारा 12 क्या कहती है, धारा 12 तो मैंने आपको बताया था कि आरटी की जो 38 धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा है ना, वो धारा 12 ही है। क्यों है, क्योंकि ये असुविधाप्रद और वंचित वर्गों के बच्चों को निजी स्कूलों के अंदर 25% सीटों को रिजर्व करने संबंधी प्रोविजन करती है। यानी इस कानून का जो नाम निःशुल्क रखा गया ना, फ्री जो है, वो धारा 12 की वजह से ही है। तो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, तो देखिए निःशुल्क धारा 12 में ये आ जाइए 1 नंबर ऑप्शन। निजी विद्यालयों में सीटों का आरक्षण, उसका प्रोविजन किस में है, 12 में। और धारा 30 आप सब जानते ही हो, प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता या समापन का प्रमाण पत्र देना होगा। और इसी धारा के अंदर यह भी लिखा हुआ है धारा 30 में कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए किसी बच्चे को बोर्ड परीक्षा है वो देना अनिवार्य नहीं। तो बोर्ड परीक्षा है उसको दूर किया गया है। तो इस प्रकार से अपन सही देख लेते हैं। ऑप्शन पहले में आ जाएगा 4, दूसरे में आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1 और 2, 4, 3, 1, 2। तो ये 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने है, एकदम सही जवाब है 4, 3, 1 और 2। तो इस प्रकार आरटी की जो 4 धाराएं हैं महत्वपूर्ण है। वैसे धारा 21 में एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रश्न आया हुआ है, स्कूल व्याख्याता में आया था। धारा 12 तो बहुत पूछी जाती है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट धारा है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 7 प्रश्नों के बाद में 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है, आरटी 2009 की
धारा जो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने को निषिद्ध करती है। हाँ, निषिद्ध करने का मतलब ये है कि साहब रोक लगाती है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाया जाए। लेकिन हाल ही में कोविड-19 यानी जो कोरोना महामारी जो चल रही है, इस महामारी के अंदर शिक्षकों की काफ़ी ड्यूटी लगाई गई। शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने का सरकार को अधिकार देती है। वह धारा कौन सी है? तो आपको बता दें, धारा 17 आपने पढ़ा है, दंड को निषेध करती है। फिजिकली और मेंटली आप बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकते। धारा 27 के बारे में आपने पढ़ा था कि शिक्षकों को 3 कामों को छोड़कर, अब वो 3 काम कौन कौन से हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। एक तो है जनगणना, जी जनगणना। दूसरा है निर्वाचन और तीसरा कार्य है आपदा प्रबंधन। जी आपदा प्रबंधन। किसी प्रकार की अगर आपदा महामारी आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया जाए, यानी गैर शैक्षणिक कार्य भी करवाए। लेकिन 3 ही कार्य हैं, इसके अलावा चौथे गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगा सकते। तो ये आपदा है, अपन सब जानते हैं, महामारी एक आपदा घोषित कर दी गई है इसको, इस वजह से शिक्षकों की इसमें ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो धारा 27 है वो इस प्रकार का प्रोविज़न करती है। इसके अलावा धारा 26 में आप सब जानते ही हो कि 10% से ज़्यादा सीटें हैं वो रिजर्व खाली नहीं रख सकते। धारा 24 है वो अनुपात वगैरह के बारे में, मापदंडों के बारे में धारा 24 है वो शिक्षकों के दायित्व बताती है कि एक अध्यापक के क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उस ड्यूटीज़ के बारे में बताती है। तो सही उत्तर इसका होगा धारा 27, जनगणना, निर्वाचन और आपदा प्रबंधन। और ये कोविड महामारी है वो किसके अंतर्गत आती है? आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती है, इसलिए शिक्षकों की इसमें ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके बाद में आगे देखिए, प्रश्न 9 है, मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, उसके क्रियाओं, उनके इमोशंस और उनकी बौद्धिक परिपक्वता यानी मेंटली मैच्योरिटी है, इन सब चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। यानी इनके सब के प्रमाण अपन किससे ले सकते हैं? तो अपन सब जानते हैं कि आदमी का जो व्यवहार होता है, किस प्रकार का व्यवहार है, उसका बोल चाल वगैरह कैसा है, बिहेव दूसरों के साथ में कैसा करता है, क्रियाएं, एक्टिविटीज, संवेगात्मक एवं बौद्धिक परिपक्वता, उसके इमोशंस वगैरह हैं और उसकी जो मेंटली मैच्योरिटी है, इन सब का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? तो पहला है देखो इंटरव्यू, दूसरा है क्वेश्चनरी यानी प्रश्नावली, तीसरा है निरीक्षण प्रविधि और उपयुक्त सभी। अपन सब जानते हैं कि सभी तो नहीं हो सकती, जैसे कि प्रश्नावली के द्वारा अपन किसी के संवेगों की जांच नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्रियाकलाप वगैरह हैं वो भी प्रश्नावली से, क्योंकि प्रश्नावली में कोई एक्टिविटी नहीं करता है, खाली प्रश्नों का जवाब लिखता है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्नावली इसका उत्तर नहीं हो सकता। और निरीक्षण से भी सारी चीज़ों का, जैसे इमोशंस वगैरह ना, उनको देखकर आप पता नहीं लगा सकते, इसलिए ये उत्तर भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू जो होता है ना, उसके द्वारा अपन इस प्रकार किसी आदमी का कौशल है, उस कौशल को भी अपने इंटरव्यू में, साक्षात्कार में, जैसे टीचर का होता है ना, तो उसको पढ़ाने के लिए कहा जाता है, स्किल देख सकते हैं, उसकी एक्टिविटी देख सकते हैं। इसके अलावा उसकी जो फिजिकली मैच्योरिटी, मेंटली मैच्योरिटी है, परिपक्वता, बौद्धिक रूप से कितना परिपक्व है, उससे जब वार्तालाप करते हैं उसका भी पता लगता है। उसमें पैशंस वगैरह कितने का है, इमोशंस किस प्रकार के हैं, क्रोध आता है क्या, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो भी आराम से, क्योंकि व्यवहार संबंधी बातें जब आमने सामने बैठते हैं फेस टू फेस, तो साक्षात्कार के द्वारा अपन पता कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा इंटरव्यू। ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ये आपका सीटेट के अंदर आया हुआ है और इसमें उत्तर साक्षात्कार को ही माना गया। अगली विधि, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 10वां, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। तो मैंने आपको मूल्यांकन के जो मुख्य रूप से प्रकार बताए थे, उन प्रकारों के अंदर एक तो निर्माणात्मक, एक योगात्मक, यानी फॉर्मेटिव और समेटिव। तो फॉर्मेटिव और समेटिव जो इवैल्यूएशन या आकलन जो होता है ना, उसका उद्देश्य अलग अलग होता है। निर्माणात्मक पे तो मैंने आपको ये बताया था कि निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है उसमें तो छोटी छोटी अवधियों के बाद बच्चों की उपलब्धि की जांच करते हैं ताकि फाइनल रिजल्ट है वो अच्छा मिल जाए। छोटी छोटी अवधियों के बाद में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए अपन फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में काम में लेते हैं। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, सत्र या निश्चित अवधि, यानी एक टर्म या फिर एक सेशन, निश्चित अवधि विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना कार्य निष्पादित किया है उसका पता लगाना। पहली बात ठीक है। दूसरी बात देखिए, अधिगम को सुगम बनाना, अभिप्रेरणा देना। नो, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम को सुगम बनाना नहीं है, निर्माणात्मक का कह सकते हो आप।
ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। इसका पता तो अपन नैदानिक परीक्षण से लगाएंगे, क्योंकि इसके लिए तो अपन सब जानते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट लो और उससे पता चल जाएगा कि किस बच्चे के क्या कठिनाई हो रही है, कठिनाइयों के अनुभव की बात हो रही है। और अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना, नो, ये भी गलत जवाब है। तो इस प्रकार से 3 जो बातें हैं नीचे वाली ये गलत हैं और सही बात है पहली। एक निश्चित अवधि के बाद में टोटल बच्चे ने, यानी उस बच्चे ने टोटल कितना सीखा है, देखो लास्ट में लिखा है कि कितना कार्य निष्पादित किया है, उसका पता कब, एक निश्चित अवधि के बाद में। तो 1 नंबर जो जवाब है वो योगात्मक मूल्यांकन पर एकदम सटीक जवाब बैठता है। अगला देखिएगा, अगला है मूल्यांकन की विशेषता है। अब मूल्यांकन की विशेषताएं आपको शुरू में बताई थी, आदर्श मूल्यांकन की विशेषताएं बताई थी। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ठीक है ना। मूल्यांकन सुधारात्मक निदानात्मक प्रक्रिया, इस प्रकार की विशेषताएं आपने को 10-12 विशेषताएं शुरू में बताई थी। तो आप देख लीजिए, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो सही है, हमेशा कंटिन्यूस है, क्योंकि ये शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग नहीं है, अंग है, अंग है, ये एक पार्ट है। क्योंकि अपन सब जानते हैं BS बिलोम की जब अपन पाठ्य योजना पढ़ते हैं तो सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण, उसके बाद में प्रेजेंटेशन, ठीक है, अधिगम अनुभव दीजिए और लास्ट में क्या करिए, मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन क्या है, अधिगम प्रक्रिया का एक पार्ट होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपन इसको लेते हैं। तीसरा देखिए, मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करने के समस्त साधन सम्मिलित हैं। हाँ, इसमें बहुत सारे साधन हैं, बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, उपलब्धि परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, रेटिंग स्केल, समाज मिति, सब तरीका स्टडी, बहुत सारे तरीके होते हैं जो सम्मिलित रूप से है। तो तीनों ही जवाब जो है वो सही है। इसका मतलब सही जवाब क्या होगा, 4 नंबर, उपयुक्त सभी। ये कंटिन्यूस चलती है। इसके अलावा अपन ने देखा मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और मूल्यांकन में छात्रों के बारे में विभिन्न प्रकार की सामग्री है, उसका पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं उनको शामिल किया जा सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, चौथा जवाब एकदम सही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता होती है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टेस्टों के बारे में तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया है, अर्थ भी बता दिया। ऐसे वस्तुनिष्ठता का मतलब भी बताया था कि ऐसा प्रश्न जो प्रश्न जिसका सही उत्तर सबका या तो एक जैसा हो या सही उत्तर एक से अधिक नहीं हो, यानी सबका सही जब निश्चित होता है इसके अंदर उत्तर। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या खास बात होती है, विश्वसनीयता होती है, बिल्कुल होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी कि कोई परीक्षण है ना, जितना ज़्यादा वस्तुनिष्ठ होगा ना उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विश्वसनीय होगा। विश्वसनीयता का मतलब अपन सब जानते हैं कि परीक्षण को बार बार प्रयुक्त करने पर भी प्राप्तांकों में अगर अंतर नहीं आता है, मूल्यांकन करने पर अंतर नहीं आता है, इसका मतलब क्या है, वो विश्वसनीय है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अपन सब जानते हैं विश्वसनीयता ज़्यादा इसलिए होती है, विश्वसनीयता, क्योंकि ऐसे परीक्षण जो होते हैं ना इनमें प्राप्तांकों में अंतर नहीं आता। वैधता, वैलिडिटी, तो वैधता का गुण भी होता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का जब निर्माण किया जाता है ना तो प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने वाला होता है, तो वैधता का गुण भी होता है। और वस्तुनिष्ठता का गुण तो होगा ही, उत्तर की निश्चितता तो होनी है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो तीनों ही विशेषताएं हो गई, सही जवाब होगा 4 नंबर। ये सभी आप सबको याद होगा, अपन ने आदर्श परीक्षण या आदर्श मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता, ठीक है, इसके अलावा व्यवहारिकता, ये सारी बातें, परमापीकरण, ये सब विशेषताएं पढ़ी थी। इनका अर्थ क्या होता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे का वीडियो देखिए, उसके अंदर आपको इन सब की विशेषताएं उदाहरण सहित मिल जाएंगी। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा, आरटी संशोधन एक्ट 2019। तो आपको बता दें कि जो आरटी का बिल है इसमें एक संशोधन हो चुका है, उसी के संदर्भ में प्रश्न आया हुआ है सीटेट में। कक्षा 5 तथा कक्षा 8 के विद्यार्थी अगर अनुत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें उपचारात्मक शिक्षण, जी उनको रिमीडियल टीचिंग करवाई जाए और पुनः परीक्षा लेनी है, ऐसा प्रोविजन किया जाए। यदि दोबारा असफल होते हैं, अगर दोबारा फेल हो गए तो समुचित सरकार उन बच्चों को उसी कक्षा में रोक सकती है। इस नीति को क्या कहा जाता है, जी इस नीति का नाम पूछा है। पहला है डिस्टेंस एजुकेशन पॉलिसी, जो नहीं, डिस्टेंस का मतलब तो दूरस्थ शिक्षा होती है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन का मतलब नहीं रोकने की नीति, नहीं रोकने की नीति,
लेकिन नहीं रोकने की तो इसमें बात ही नहीं है। इसमें तो कह रहा है कि अगर पुनः परीक्षा लेती है रिमीडियल टीचिंग कराने के पश्चात बच्चे की दोबारा टेस्ट ले रहे हो और दोबारा अगर फेल हो रहा है तो ऐसे बच्चे को आप क्या कर सकते हो, उसी कक्षा में रोक सकते हो। रोकने का मतलब क्या होता है, डिटेंशन होता है, नो डिटेंशन होता है। लेकिन ये तो रोकने की बात कर रहा है, इसलिए नो डिटेंशन पॉलिसी तो हो ही नहीं सकती, तो दूसरा भी गलत जवाब है। और डिस्टेंस ये गलत जवाब है, तो सही जवाब सीधा सीधा कौन सा होगा, तीसरा होगा, डिटेंशन पॉलिसी, जिसका मतलब है रोकने की नीति। यानी ऐसे बच्चों को उस कक्षा के अंदर अब रोका जा सकता है। सीधी सी बात में है कि आरटी की धारा 16 आपने पढ़ी थी। धारा 16 में प्रोविजन था कि कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक नहीं रोका जा सकता, लेकिन कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चे को अब 1 साल, एक बार अगर अनुत्तीर्ण हो जाता है और उसको पुनः अगर पढ़ाकर दोबारा उसका परीक्षा लेते हैं और ऐसी स्थिति में अगर वो दोबारा फेल होता है तो ऐसे बच्चे को अब 5वीं और 8वीं क्लास में रोका जा सकता है। इसी का नाम है डिटेंशन पॉलिसी। तो सही जवाब क्या होगा, डिटेंशन पॉलिसी, 3 नंबर एकदम सही जवाब है। और इसके बाद में आगे देखिए प्रश्न नंबर 14, निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी होती है। निष्पत्ति का मतलब आप सब जानते हो, उपलब्धि निष्पत्ति, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट से हमें क्या प्राप्ति होती है, शैक्षिक उपलब्धि की, यानी बच्चे की कोई एजुकेशनल या एकेडमिक परफॉर्मेंस है, अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में, तो इनके बारे में होती है, सही बात है। शैक्षिक कमजोरियों की निष्पत्ति परीक्षण से जरूरी नहीं है कि कमजोरियों का पता चले। कमजोरियों का पता तो वास्तव में किससे चलता है, शैक्षिक कमजोरियों का पता तो निदानात्मक परीक्षणों से चलता है। हाँ, यहाँ निदानात्मक होता है तब बात अलग। निदानात्मक परीक्षण जो होता है ना, उससे तो शैक्षणिक कमजोरियों का, बच्चे की शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या कमजोरी है उनका पता चलता है, लेकिन शैक्षणिक उपलब्धि का पता है ना, वो अचीवमेंट टेस्ट से चलेगा। 1 और 2 दोनों नहीं, उपयोग सभी ये भी नहीं। तो देखो सबसे सही जवाब है ना इसका 2 नंबर, क्योंकि कई लोग इस पे 1 और 2 दोनों को भी मानते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अपन सब जानते हैं किसी प्रकार की शैक्षणिक कमजोरी या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अगर कोई कमी रही है ना, तो उसका पता लगाने के लिए तो अपन क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। अचीवमेंट टेस्ट का मेन उद्देश्य है वो 1 नंबर ही है। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब जो है वो कौन सा होगा, 1 नंबर होगा, शैक्षणिक उपलब्धि। शैक्षणिक कमजोरियों के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, निदानात्मक परीक्षण, न कि उपलब्धि परीक्षण। तो इस प्रकार से अपन, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 15 देखिए, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है। एक अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है, नहीं है। तो अच्छे मूल्यांकन में वैधता होती है, आपको पढ़ाई थी मैंने 7-8 विशेषताएं, ये भी है। विश्वसनीयता ये भी है कि साहब बार बार प्रयोग करने पर भी अंतराल नहीं आना चाहिए, अंकों में अंतर नहीं आना चाहिए, और उद्देश्य निष्ठा होनी चाहिए, और निदानात्मकता भी होनी चाहिए। यानी अच्छे मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, लेकिन सुधार कब होगा, जब कमी का पता चलेगा। तो निदानात्मक प्रक्रिया भी है, क्योंकि इससे मूल्यांकन करने से बच्चे की कमजोरियों का भी अपने को पता चलता है। तो ये भी हो गई, ये भी हो गई, और लास्ट में लिखा नकारात्मकता, नेगेटिविटी, ये नहीं हो सकती, क्योंकि नकारात्मकता जो होती है वो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं हो सकती। तो ये 4 नंबर है ना, वो इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी ये तो सही जवाब है, ये कटने वाली चीज़ है, और ये जो तीनों चीज़ें हैं वो इसने पूछा है कि नहीं होती है, तो नहीं, तो फिर नकारात्मकता है, वो इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मूल्यांकन की प्रवृत्ति है, यानी नेचर कैसी है, इवैल्यूएशन है उसकी नेचर कैसी है। तो आपको विशेषताओं में लिखाई हुई है सारी बातें। विशेषताओं मैंने आपको एक एक बात बताई थी कि ये निदानात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि कमियों का पता भी चलता है इससे। उपचारात्मक है, यानी सुधार करने की भी बात करती है। अगर कोई कमी पाई जाती है तो मूल्यांकन ये चाहता है कि उस कमी को दूर भी किया जाए, वरना मूल्यांकन करने का कोई उद्देश्य नहीं है। 1 और 2 दोनों, और ये कोई जरूरी नहीं है। तो अपन मूल्यांकन की प्रवृत्ति कैसी है, निदानात्मक है, उपचारात्मक है, तो सही जवाब हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 17, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता, प्रश्न की लैंग्वेज पर आप ध्यान रखिएगा, प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर बार बार प्रशासित करता है, यानी उसका बार बार टेस्ट लेता है। वह निम्न को जांचना चाह रहा है। किसको जांचना चाह रहा है, वैधता को। वैधता तो मैंने आपको बताई कि वैधता तो अलग चीज होती है भाई। वैधता तो क्या है,
वैधता का मतलब तो अपन सब जानते हैं कि उद्देश्य निष्ठ होना चाहिए परीक्षण। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है उसको प्राप्त करने में तो इसका मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो ये तो होना ही नहीं है इसमें। तो फिर विश्वसनीयता, विश्वसनीयता इसका जवाब सही हो सकता है, क्योंकि प्राप्तांकों में निरंतरता का मतलब वही बार बार वही नंबर आए। तो सीधी सीधी बात है कि प्राप्तांकों में निरंतरता का मतलब होता है विश्वसनीयता। प्राप्तांकों में निरंतरता का मतलब बार बार प्रशासित करने पर भी प्राप्तांकों में अगर अंतर नहीं आता है, इसका मतलब मूल्यांकन कैसा है, विश्वसनीय है। वस्तुनिष्ठता का मतलब आपको बताया था, वस्तुनिष्ठता का मतलब कि प्रश्न जो है उसका सही उत्तर निश्चित होना चाहिए, एक से अधिक उत्तर नहीं आना चाहिए। और उपयोगिता, यूटिलिटी, ये अलग चीज़ हो गई। तो इस प्रकार से देखो यहाँ जो सबसे सही जवाब बैठेगा वो विश्वसनीयता बैठेगा, बाकी जवाब है वो यहाँ पर गलत होंगे। अगला प्रश्न देखिए 17 के बाद में प्रश्न संख्या 18 देखिए। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यों का प्रयोग किसकी शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। एक तो होती है अतिरिक्त कक्षाएं और एक होती है एक्स्ट्रा क्लास। यहाँ पृथक कक्षा का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा क्लास, सॉरी, यहाँ पृथक कक्षा का सीधा सीधा मतलब क्या है, सेपरेट क्लास। तो एक्स्ट्रा क्लास और सेपरेट क्लास। एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत तो पड़ती है वो बच्चे जिनकी उपलब्धि निम्न होती है, मंद गति से सीखते हैं, इसलिए उनको अतिरिक्त समय देने के लिए उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है। प्रतिभाशाली बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रतिभाशालियों की सीखने की गति बहुत तेज होती है, इसलिए पिछड़े और निम्न बुद्धि वालों के साथ में उनको बैठाओगे तो वो सहज अनुभव नहीं करते, क्योंकि उनकी गति बहुत धीमी होती है। तो ऐसी स्थिति में सेपरेट क्लास जो है ना वो प्रतिभाशाली के लिए ठीक रहती है। दूसरी बात क्या लिखी है, संवर्धन कार्यक्रम, इंप्रूवमेंट करने के लिए, बच्चे में और ज़्यादा संवर्धित करने के लिए, तो संवर्धित कार्यक्रमों की जरूरत भी किसको पड़ती है, प्रतिभाशाली को ही पड़ती है। तो यहाँ आपको बता दूं कि यहाँ एक तो निम्न, एक प्रतिभाशाली, एक दोनों, ये ऑप्शन दिए हैं। जैसे पहले जो था उसमें निम्न वाला उत्तर कर दिया था टेस्ट में, तो उसको बाद में अपन ने सही करवा दिया था। अभी जो इसका सबसे सही जवाब होगा ना वो यही है, क्योंकि इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन भी लगा था और इसमें फिर अंततः है पहला ऑप्शन है उसको सही मान लिया गया था। प्रतिभाशाली बालकों को सेपरेट क्लास की जरूरत पड़ती है और संवर्धन कार्यक्रम, जबकि निम्न बुद्धि वालों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है और इसके अलावा अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी सीखने की गति क्या होती है, धीमी होती है। जिनकी गति धीमी होती है उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने की आवश्यकता पड़ती है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 19 RT 2009 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की कार्यकारिणी के बारे में कथन है। तो आपको जो सही कथन है वो चुनने हैं। यहाँ पूरा प्रश्न नहीं है, सही कथन। सही कथन कौन कौन से हैं उनके बारे में। पहला, 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, एकदम सही बात है। दूसरा, 75% स्थान अभिभावक यानी बच्चों के जो गार्जियंस होते हैं वो, यानी 15 में से 11 गार्जियन होने चाहिए और 15 में से 8 महिलाएं होनी चाहिए। वह 7.5 होती है लेकिन 50% 8 महिलाएं होनी चाहिए। अध्यक्ष एवं सचिव अभिभावक होते हैं। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष है वो तो अभिभावक होता है, लेकिन सचिव है वो प्रधानाचार्य होता है, इसलिए ये बात गलत हो गई है, ये सही है। प्रधान, सरपंच या जिला प्रमुख क्षेत्रीय हैं तो सदस्य होंगे। किसके? कार्यकारिणी के बारे में लिखा है। तो आप सब जानते हो कार्यकारिणी अलग चीज होती है। कार्यकारिणी में तो 15 ही लोग होते हैं, प्रधान सरपंच इनका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, SMC की जो साधारण सभा होती है ना उसमें प्रधान, सरपंच या जिला प्रमुख अगर उस क्षेत्र का रहने वाला है तो सदस्य हो सकता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। और इसकी कुल सदस्य संख्या 15 होती है। RT के अनुसार, RT 2009 के अनुसार तो 15 ही है, चूंकि अपने राजस्थान में यहाँ पर 16 है, लेकिन वो ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती किसी भी स्थिति में। तो आपको बता दें कि इसमें जो सही जवाब बैठेगा वो है 1, 2 और 5। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में 1, 2 और 5, ये 2 नंबर इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है RT 2009 के अनुसार कौन से कथन सत्य हैं? उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 220, हाँ प्राथमिक पर तो 200 है भाई, प्राथमिक स्तर पर तो अपन सब जानते हैं कि 200 है और उच्च प्राथमिक 220 यानी 20 ज़्यादा है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण घंटे प्राथमिक पर 800 है, जबकि उच्च प्राथमिक में आप सब जानते हो कितने हैं, 1000 है। प्रति सप्ताह प्रति दोनों लेवल पर कितने हैं, 45, जिसमें शिक्षण और तैयारी दोनों के घंटे शामिल है। और प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक पर 1:35 लिखा है, ये गलत है। प्राथमिक स्तर पर तो है 1:30
और उच्च प्राथमिक स्तर पर है 1:35। तो इसका मतलब पहली बात सही है, दूसरी बात है वो भी सही है, तीसरी बात है वो भी सही है, चौथी बात गलत है। तो 1, 2, 3 पहला ऑप्शन एकदम सही हो गया, 1, 2 और 3 ये इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, एक मानक परीक्षण विधि में निम्नलिखित गुण अवश्य होता है। हाँ जी, परमापीकृत परीक्षण, मानक, प्रमाणित या परमापीकृत परीक्षण विधि में निम्नलिखित गुण आवश्यक हैं, मूल्यांकन और प्रयोज्यता। देखो परीक्षण में मूल्यांकन कोई गुण नहीं होता है, मूल्यांकन तो खुद परीक्षण यानी मूल्यांकन करने का परीक्षण एक तरीका ही है। तो मूल्यांकन और प्रयोज्यता, प्रयोज्यता वैधता में शामिल होती है, ये सही जवाब नहीं है। प्रयोज्यता अपन ने नहीं पढ़ी थी विशेषताओं में। वैधता और मूल्यांकन, वैधता सही है लेकिन मूल्यांकन कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर मूल्यांकन कोई विशेषता नहीं होती है। विस्तृतता का मतलब कॉम्प्रहेंसिवनेस, यानी सभी उद्देश्यों की जांच होनी चाहिए, ज्ञान अवबोध कौशल, ये बात सही है। मूल्यांकन, ये मूल्यांकन फिर आ गया, ये कट जाएगा। व्यवहारिकता, तो आपको पता है व्यवहारिकता तो अपन ने पढ़ी थी कि व्यवहारिक होना चाहिए, लेकिन ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता, ये एकदम सही जवाब है। यानी मानक परीक्षण क्या होता है, एक तो क्या होती है उसमें उद्देश्य निष्ठा होती है अपने आप ही कि साहब अपन सब जिसके लिए, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उसको प्राप्त करने में। दूसरा विश्वसनीयता क्या होती है, इसके बारे में आपको बताया था कि प्राप्तांकों में निरंतर रहना चाहिए, अंतर नहीं आना चाहिए। और व्यवहारिकता का मतलब व्यवहारिक रूप से उसको इस्तेमाल किया जा सके, बाधा नहीं आए। तो इस प्रकार से 21 में जो 4 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही माना जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन शब्द आने की वजह से ये तीनों यहाँ पर कट जाएंगे। आगे देखिएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण में किन विद्वानों का श्रेय माना जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षण है ना, टेस्ट है, उनकी शुरुआत हैरिसन मैन और जे.एस. राइस के द्वारा की गई। तो सीधा सीधा प्रश्न है, बाकी इनका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो ये तथ्यात्मक प्रश्न है, इसकी कोई ज़्यादा व्याख्या वाली बात नहीं है। आगे देखिएगा, एक प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या 162 है, तो बताइए उस विद्यालय में क्रमशः शिक्षकों की संख्या, सहजता प्रधान और शिक्षक छात्र अनुपात कितना होगा। तो पहला देखिए, बात है प्राथमिक विद्यालय की। प्राथमिक विद्यालय का मतलब समझते हो ना, कक्षा 1 से लेकर 5 तक। तो कक्षा 1 से 5 तक अगर 150 स्टूडेंट या इससे अधिक होते हैं ना, तो 5 तो होते हैं टीचर, 1 होता है सहजता प्रदान, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में। अनुपात आप सब जानते हो, 1 से 5 तक अभी बताया, 1:30। तो ये उत्तर कौन से में सही बैठ रहा है, इसमें 5 है लेकिन सहजता प्रदान 0 कर रखा है। तो देखो इसमें क्या चल रहा है कि शिक्षक पहला है 5, सहजता प्रदान 0, अनुपात गलत है, तो पहला कट गया उत्तर। इसके बाद में दूसरा शिक्षक 4, ये भी गलत है क्योंकि अपन ने 5 बताया यहाँ पर। शिक्षक 5, सहजता प्रदान 1:31। शिक्षक 5, सहजता प्रदान, तो एकदम 3 नंबर एकदम सही जवाब बैठ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा 5 टीचर होंगे, 1 सहजता प्रदान होगा, अनुपात 1:30 होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, आरटी 2009 के अनुसार सरकारी शिक्षकों को अब लगाया जा सकता है। तो अपन सब जानते हैं धारा 27 आपको बताई थी। धारा 27 कहती है कि जनगणना, निर्वाचन और आपदा प्रबंधन 3 ही काम हैं। यहाँ पल्स पोलियो को काट दीजिए, यहाँ पशुगणना को काट दीजिए, और यहाँ जनगणना, पोषाहार का काम टीचर नहीं करते, उनके लिए कार्मिकों की नियुक्ति होती है, टीचर खाली मॉनिटरिंग करते हैं, इसलिए ये भी कट गया। बस ये 3 जो हैं आरटी 2009 के अनुसार ये हैं, पोषाहार का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार से 3 नंबर जो जवाब है वो एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। तो मैंने योगात्मक निर्माणात्मक का पहले प्रश्न आया था, उसमें बताया था कि ये क्या है कि सुधार करने के उद्देश्य छोटी छोटी अवधियों के बाद में जांच। पहला ऑप्शन है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, ठीक है। विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, समझ का पता लगाने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने का कि प्रोग्रेस कैसी चल रही है उसकी जांच करने के लिए होता है। अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ये को भी कोई जरूरी नहीं है। और ग्रेड्स प्रदान करना, निर्माणात्मक में नहीं, योगात्मक में ग्रेड्स, डिवीजन, श्रेणी वो लास्ट में प्रदान की जाती है। इसका सही जवाब 1 नंबर होगा। प्रगति पर गौर करना और किसी की कोई दिक्कत आ रही है तो उसको रिमीडियल टीचिंग के द्वारा सुधरवाने का काम करना, फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होता है उसका मेन उद्देश्य यही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। पहला लिखा है स्मृति एवं समझ आधारित, यानी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना उस पर आधारित पूछने चाहिए। दूसरा लिखा है ऑब्जेक्टिव एवं विषयगत, यानी वस्तुनिष्ठ टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप, और विषयगत प्रश्न है सब्जेक्टिव प्रश्न पूछने चाहिए, दोनों प्रकार के, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, और लास्ट लिखा है केवल वस्तुनिष्ठ। तो केवल वस्तुनिष्ठ तो कोई जरूरी नहीं है,
ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी सही उत्तर नहीं है। केवल मेमोरी लेवल पर ही नहीं होने चाहिए, छोटे लेवल पर तो ये ठीक है, लेकिन सबसे जो उत्तर सही होगा ना, समझ एवं अनुप्रयोग, यानी समझ भी गए हो और उस ज्ञान का उपयोग भी कर सके, एकदम सही जवाब माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई इसमें, लिखने में निबंधात्मक है, निबंधात्मक। निम्न में से निबंधात्मक परीक्षण जो है उनकी कौन सी विशेषता होती है? तो ऐसा प्रश्न अपन ने पहले भी हल किया है, लेकिन सुधार होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रश्नों की रचना सरल होती है, निबंधात्मक परीक्षणों के प्रश्न बनाने में बिल्कुल भी जोर नहीं आता, एकदम सीधे सीधे होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, उत्तर ही बड़े होते हैं, तो ये भी सही है। इसमें भाषा के ज्ञान का अच्छा परीक्षण होता है, आपको लैंग्वेज कैसी है, आपकी लेखन शैली, हैंड राइटिंग ये कैसी है, सारी इसी में जांच होती है, तो एकदम सही है। तो इस प्रकार तीनों बात सही है, इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चारों गुण निबंधात्मक परीक्षणों में पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला देखिए 28, एसएमसी कार्यकारिणी की बैठक के बारे में असत्य गलत बात आपको चुननी है। एसएमसी की बैठक आपको बता दें कि राजस्थान में हर अमावस्या को होती है, लेकिन एसएमसी की सभा की नहीं होती है। एसएमसी की जो कार्यकारिणी होती है 15-16 सदस्यीय, उस कार्यकारिणी की बैठक होती है। बैठक में लिखा कि सूचना 4 दिन पहले देनी पड़ती है, एकदम सही जवाब है, पहली बात सही है। बैठक प्रतिमाह आयोजित होती है, तो बैठक प्रतिमा होती है अपने यहाँ पर अमावस्या को होती है, बाकी अमावस्या पूरे इंडिया में नहीं यहाँ पर है, यहाँ अमावस्या की बात राजस्थान पर ही लागू होगी। पूरे इंडिया में इसका अलग अलग दिन निर्धारित है, लेकिन महीने में एक बैठक जरूर होनी चाहिए। गणपूर्ति न होने पर 7 दिन में पुनः बैठक बुलानी पड़ती है, ये भी बात सही है। और गणपूर्ति है तो 1/4 उपस्थिति, 9 1/4 तो देखो साधारण सभा की बैठक में होती है, कार्यकारिणी की बैठक में 1/3 यानी 33% सदस्य मौजूद होने चाहिए। तो इसका मतलब इसका जो सही जवाब असत्य बात इनमें से कौन सी हो गई? 4 नंबर हो गई। बाकी ये बातें तो सही है, लेकिन असत्य बात है वो 4 नंबर हो गए। और इसके बाद में लास्ट अपन ने इसमें 29 क्वेश्चन लिए थे, एक क्वेश्चन कम था। 29वां क्वेश्चन है रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए। अगर आपको रचनात्मक, बच्चे की जो रचनात्मकता है उसका पता लगाना है तो प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखवाने चाहिए? मुक्त उत्तर प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न में तो आपको पता है तथ्य होता है बस खाली, उसमें क्या कि रचना वाली चीज़ नहीं होती है, तो ये तो होने का मतलब ही नहीं है। सीमित उत्तर वाला प्रश्न अगर अपन करेंगे ना तो उसमें क्या कि 1 लाइन में 2 लाइन में जवाब होगा, तो यहाँ भी रचनात्मकता का पता नहीं चलता। और प्रत्यक्ष प्रश्न, ये प्रत्यक्ष प्रश्न आपकी प्रत्युत्पत्ति को तो पता लगा लेते हैं, लेकिन इससे अपन बच्चे की रचना का अगर पता करना है तो उत्तर मुक्त होना चाहिए, यानी लिमिटेड नहीं होना चाहिए। बच्चा अपनी मन मर्जी से जैसा ही उत्तर लिखे उसको लिखने की आज़ादी होनी चाहिए। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हैं, उनसे बच्चों की रचनात्मकता का पता चलता है। तो इस प्रकार से अपन ने 6 जून को जो पेपर हुआ था उसके सभी प्रश्न हैं, उनके एक एक बिंदु की विकल्पों सहित पूरी चर्चा कर ली है। अगली क्लास आएगी तो उसमें मैं आपको जो 2 टेस्ट और हो गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा, और उसके बाद में अपन नए टॉपिक है उनकी शुरुआत करेंगे। लेकिन जब तक ये सारे प्रश्न हो जाते हैं उसके बाद में अपन नया टॉपिक चलाएंगे। तो लगातार आप वीडियो देखते रहिए। इन चीज़ों को समझने के लिए पिछले जो वीडियो हैं आपके लगभग 150 वीडियो डाले हुए हैं। इन 150 वीडियोज़ में आपसे मेरे से संबंधित टॉपिक हैं उनके वीडियो हैं, आप समय समय पर देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियोज़ की सूचना है वो समय समय पर मिलती चले। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।